इसमें रिलेशनशिप, ये काफी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इसमें देखिए कि आपको कल मैंने पढ़ाया था, ये जब मैथमेटिकली, ये याद है ना, कल ये टॉपिक हो गया है। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस फिल्म इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया, ठीक। तो इसको जब हम लोग निकाल लिए थे, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी यानी वर्क डन अपॉन में एरिया को हम लोग सरफेस एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। और जो ये सरफेस एनर्जी जो है वो कट पीट के 12x जो है वो कट के सरफेस टेंशन के बराबर आ गया था। तो हम लोग कल देखे थे कि सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी ये दोनों जो है न्यूमेरिकली इक्वल होता है, ठीक है। सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी न्यूमेरिकली इक्वल होता है, कल हम लोग ये टॉपिक पढ़ चुके थे। तो अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे कि जो सरफेस एनर्जी है दिस इज इक्वल टू, है ना, 2TLX, ठीक है, और डिवाइडेड बाई जो 2LX है, ठीक है। तो L इंटू एक्स आपको क्या था, दिस इज L, दिस इज X, है ना। तो L ये और X, तो एरिया ये है, एरिया का फॉर्मूला। तो अगर हम लोग सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया अगर करें, ठीक है, तो सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया अगर करते हैं तो सरफेस टेंशन मिल जाता है हम लोग को, ठीक है। तो सरफेस एनर्जी और सरफेस एरिया में रिलेशनशिप समझ में आ गया। तो सरफेस एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया इज इक्वल टू सरफेस टेंशन। हम लोग ये भी बोल सकते हैं सरफेस एनर्जी इक्वल्स टू क्या, सरफेस टेंशन इनटू में एरिया, ठीक है, समझ में आया, या सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इक्वल्स टू सरफेस टेंशन, ठीक, समझ गए। तो इस चीज को आपको जो है ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट टॉपिक आज हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है, दैट इज कहा एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, ठीक है, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसलिए मैंने इसका जो है नोट्स बना दिया है। आज आप लोग इसको जो है कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। कई बार ये 5 मार्क्स का डेरिवेशन आता है आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं इस चैप्टर से, ठीक है। कई बार ये 3 मार्क्स का तो आता ही है, ठीक है। तो देखिए आप लोग ड्रॉप और बबल में डिफरेंस जानते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप एंड बबल, मालूम है किसी को क्या होता है डिफरेंस? एनीवन? कोई बता सकता है ड्रॉप और बबल में डिफरेंस क्या होता है? Bubbles are big and drops are small. नहीं, बबल दोनों में अंदर भी है, बिग और स्मॉल क्या होता है? हाँ बोलो, कोई और कुछ बोल देते हैं। बबल अंदर से खाली होते हैं। हाँ, बबल में जो है अंदर कुछ नहीं रहता है, ठीक है। लेयर्स की अगर बात करें तो किसमें बबल में और ड्रॉप में किसमें एक लेयर होता है, सिंगल लेयर, और डबल लेयर किसमें किसमें होता है? बबल में सिंगल लेयर, ड्रॉप में बहुत सारे लेयर होते हैं। ऐसा है क्या? जस्ट इमेजिन कीजिए ड्रॉप और बबल्स को। और कोई लेयर बहुत सारे होते हैं। बबल्स जानते हैं ना कैसा होता है? जैसे साबुन, सोप है, सोप के बबल्स, उसमें एक लेयर होगा या 2 लेयर होगा? सोप का जो बबल्स होता है उसमें सिंगल लेयर होगा या डबल लेयर होगा? इमेजिन कीजिए ना, कैसे बनता है सोप में, उसको कोई भी चीज को डाले आप, जैसे एक रिंग है, रिंग को डाल दिए सोप में, ठीक है, तभी तो लेयर बनेगा बबल्स का। हम्म तो उसमें क्या होगा, एक लेयर ऊपर होगा और एक लेयर नीचे होगा, 2 लेयर्स होंगे बबल्स में। और ड्रॉप क्या है, सिंपली एक एक लेयर है, सिंपल सिंगल ड्रॉप है, तो उसमें क्या होगा, एक लेयर है बस, उसके अंदर में खाली है, कुछ नहीं है। एयर भरा हुआ एयर होगा अंदर में,
नहीं समझ में आ रहा किसी को? अरे बोलो, तो मैं कैसे और समझाऊं? ड्रॉप में सिंगल लेयर होता है और बबल्स में 2 लेयर होता है। इसमें कंफ्यूजन है किसी को या नहीं है? अरे बोलो। सब शांति है, ठीक है। अभी फिलहाल आप लोग को ये चीज दिमाग में रखिए, कल जो है मैं ड्रॉप और, क्योंकि ये डेरिवेशन मेरे को कंप्लीट कर देता हूँ आज, ठीक है। ड्रॉप और बबल्स को मैं एक्सप्लेन करके कल समझाता हूँ। अभी फिलहाल आपको ध्यान दिमाग में क्या रखना है कि एक क्या बोलते हैं, ड्रॉप में कितने लेयर्स होंगे? तो सिंगल ऐसे शांत बैठे। ड्रॉप में अभी सिंगल 1 लेयर होगा, ठीक है, और बबल्स में 2 लेयर्स होंगे। इस चीज को अभी आप जो है इसको दिमाग में रखते हुए ये डेरिवेशन कीजिए। अभी ये सब चीज क्या है, अब 11th में है और ड्रॉप बबल्स में आप डिफरेंस नहीं जानते हैं। तो आप 6, 7, 8 सब में क्या साइंस पढ़ते थे, समझ नहीं आता है आपको? मुझे कितना सारा उसमें ये सब चीजें दिया हुआ रहता है, इमेजिन करना, एक्टिविटी करना, ये वो आप लोग पढ़ते ही नहीं थे बचपन से कभी। ठीक है, उसके लिए मैं जो है कुछ उसको प्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि अभी मैं इसलिए नहीं समझा पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास में उसको प्रेजेंट करने के लिए कोई मटेरियल है नहीं, ठीक है, ताकि आपको जो है इस चीज को समझा सकूं मैं। ड्रॉप और बबल्स का इमेज बना के आपको जो है वो करके सॉल्व वो दिखाना पड़ेगा प्रेजेंटेशन पे, ठीक है। तो इसलिए कल मैं आपको समझाता हूँ। अभी फिलहाल आपको ये ध्यान में रखना है कि ड्रॉप के सिंगल लेयर होंगे और बबल्स में 2 लेयर होंगे, ठीक है। चलिए, तो पहले हम लोग ड्रॉप के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद बबल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, समझ गए? तो इसमें क्या है कि किसी भी लिक्विड ड्रॉप के अंदर, ठीक है, एक ड्रॉप है, हम जानते हैं सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी कल पढ़े थे। सरफेस टेंशन क्या कहता है कि कोई भी जो सब्सटेंस है, कोई भी लिक्विड है ना, उसका फ्री सरफेस की वजह से वो ये चाहता है कि उसकी सरफेस एरिया क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए, ठीक है। तो मिनिमम सरफेस एरिया होने के कारण से वो अपना शेप को क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। जैसे एक लिक्विड ड्रॉप है, ठीक है, तो ड्यू टू सरफेस टेंशन इट वांट्स टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया, ठीक है। तो ऐसा अभी था, तो इसकी वजह से ये क्या करेगा, अपना सरफेस एरिया को कम करके ऐसे बना देगा, ठीक है। तो पहले इसकी जो रेडियस है ना कुछ थी, इतनी थी, ठीक है। इसको हमने डेल्टा आर मान लिया है रेडियस, है ना, डिस्टेंस। और ये जो है डिस्टेंस इसका आर है, जो फाइनली इसका जो फाइनल रेडियस बना हुआ है वो डेल्टा आर है, ठीक है। और ये जो डिक्रीज हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो डेल्टा आर है, ठीक है। इनिशियली ड्रॉप कैसा था, ऐसा था, डेल्टा आर उसका जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया और वो फाइनली आर रेडियस का एक वाटर ड्रॉपलेट लिक्विड ड्रॉप बना लिया, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रहा है सबको? तो जब भी इस तरह के फेनोमेनन होंगे सरफेस टेंशन की वजह से, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, सरफेस टेंशन की वजह से जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो अंदर में जो है प्रेशर पहले से क्या हो जाएगा, ज्यादा या कम? पहले से ज्यादा या कम? ज्यादा। बाकी लोग क्या एकदम कैसे कैसे लोग हैं, समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ये क्या होगा, प्रेशर अंदर में ज्यादा होगा या कम होगा? आप लोग ज्यादा होगा। रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करते हैं भाई? गुटखा ज्यादा खा होगा। रखा है क्या? अजीब हालत है यार इस क्लास का, एकदम सब मरे मरे लोग हैं। सीधी सी बात है, कोई भी चीज, कोई कुछ आता ही नहीं आप लोगों को। कोई भी चीज है इस तरह के शेप में है और ये कंप्रेस होके ऐसा होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा ना। क्या यहाँ क्या क्लास क्या खाली ऐसे ही अटेंड करने के लिए आते हैं क्या, गेस्ट हैं? बेशरम सब। कोई भी चीज की मैनर ही नहीं है, कुछ भी, एक भी चीज अच्छी नहीं है आप लोगों के अंदर में। हालत है।
ठीक है, तो अंदर में प्रेशर जो है ज्यादा हो गया, तो वही कितना ज्यादा प्रेशर है उसी एक्सेस प्रेशर को हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, तो उसमें हम लोग सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी का यूज करेंगे इस डेरिवेशन को कैलकुलेट करने के लिए, वो फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो देखिए अभी क्या था, इस तरह का था, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हो कैसा हुआ, तो इसका मतलब है कि अंदर में प्रेशर ज्यादा होगा। तो ये जो प्रेशर इंक्रीज हुआ, इंटरनल प्रेशर जो बढ़ा, ठीक है, इसकी वजह से, ठीक है, अब ये इतना ज्यादा हो जाएगा कि अब ये एक मैक्सिमम कंडीशन आ जाएगा कि अब उससे ज्यादा और जो है ये अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, समझ गए? तो इसके अंदर ये मैक्सिमम इंटरनल प्रेशर हो गया। ठीक, अब आउटसाइड में जो प्रेशर है और इनसाइड में जो प्रेशर है, आउटसाइड वाला क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इनसाइड वाला ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी डिफरेंस ऑफ प्रेशर की वजह से, ठीक है, ये आउटसाइड में कम, अंदर में ज्यादा, तो ये एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा। ठीक है, और इसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से, है ना, लिक्विड जो है क्या करेगा, अपने शेप को फिर से, मतलब यहाँ पर क्या होगा, एक्सपेंड करना चाहेगा। ठीक है, समझ गए कि इक्विलिब्रियम में प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप is greater than the outside and the difference of pressure between the sides of liquid surface is called excess pressure। ठीक है, तो आउटसाइड और इनसाइड का जो प्रेशर पी आई माइनस पी आउट जो होगा, ठीक है, इसी डिफरेंस को हम लोग एक्सेस प्रेशर बोलते हैं, और वही एक्सेस प्रेशर हम लोग को निकालना है। ठीक है, अब क्या होगा, इसी एक्सेस प्रेशर डिफरेंस जो है यहाँ पर, यानी एक्सेस प्रेशर, इसकी वजह से ये ड्रॉप जो है वो अपना शेप को क्या करेगा, इनलार्ज करेगा, यानी कि इंक्रीज करेगा। अभी जो है इसका रेडियस आर था, तो हम मान लेते हैं कि ये डेल्टा आर जो है ये क्या करेगा, है ना, अपना रेडियस को इंक्रीज कर लिया, तो अब इसका एक्सपेंड हो गया कहाँ से कहाँ तक, आर से लेके डेल्टा आर तक। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, यानी कि इसका क्या हो गया, है ना, इसमें शेप जो है चेंज हो गया, मतलब इलोंगेशन हुआ, स्ट्रेचिंग हुआ। तो इस तरह की वजह से कौन सी एनर्जी डेवलप होती है, बताइए? इसके शेप में जो है चेंजेज आए, इसकी वजह से कौन सी एनर्जी होती है, रिलेट इससे, इसके रिगार्डिंग कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। बाकी लोग क्या मुंह देखने के लिए हैं, बेशरम लोग? अब लोग पढ़ते क्यों नहीं है? आप लोग रिप्लाई क्यों नहीं करते भाई? क्या करते हैं घर में? क्यों ले लिया है साइंस? साइंस लेके घर में बैठ रहे हैं, कोई छुट्टी मना रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, ना क्लास अटेंड कर रहे हैं, ना पढ़ाई कर रहे हैं, ना पेपर में, सिर्फ पेपर में चीटिंग करते हैं। फिर 20% स्ट्रेंथ जो है क्लास अटेंड नहीं करती है, 50%। और ऊपर से पढ़ते भी नहीं है, कोई कुछ पूछो तो कुछ आता ही नहीं है किसी को। शर्म नहीं आती कि बैठ के पढ़ लिया करें? जो पढ़ाया हूँ वही पूछता हूँ, वो भी नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो है इस शेप चेंज होने से रिलेटेड जो होती है एनर्जी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कैसे निकालेंगे? विद द हेल्प ऑफ वर्क डन। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं इसका जो ड्रॉप का जो सरफेस टेंशन है वो एस है, और इनका जो रेडियस इंक्रीज हुआ है डेल्टा आर से इंक्रीज हुआ है। ठीक, और जो एक्सेस प्रेशर होगा इसके ऊपर में नॉर्मल डायरेक्शन में, है ना, नॉर्मली यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है इसके ऊपर में फोर्स लगाती है, और इस फोर्स की वजह से इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, डेल्टा आर का। तो इस वजह से हमारा जो है इसको वर्क डन हम लोग निकाल सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कितना वर्क डन हुआ, ठीक है, बाय द एक्सेस प्रेशर।
दैट इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है? प्रेशर इंटू एरिया, क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया। ठीक है, तो एक्सेस प्रेशर हमने मान लिया है P, दैट इज इक्वल टू पी आई माइनस पी नॉट। ठीक है, पी आई माइनस पी नॉट, इन साइड माइनस आउटसाइड को हमने P मान लिया है। ठीक तो एक्सेस प्रेशर इंटू एरिया, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? इंक्रीज इन इट्स रेडियस, है ना, ये वाला जो डिस्टेंस है रेडियस इंक्रीज हुआ। ठीक, सो प्रेशर हमारा P, एरिया स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर, और इंक्रीज इन रेडियस डेल्टा आर। तो दिस इज योर वर्क डन। ठीक है समझ गए? तो अब इंक्रीज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एनलार्जिंग द ड्रॉप। ठीक है, तो जैसे ड्रॉप की जो है शेप चेंज हुई, एनलार्ज हुई, तो इसकी वजह से क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे? कल हम लोग देखे थे पोटेंशियल एनर्जी मतलब यहाँ पर एक तरह से सरफेस एनर्जी हुआ, और अभी आपको मैंने बताया सरफेस एनर्जी इक्वल टू सरफेस एरिया इंक्रीज इन एरिया इंटू सरफेस टेंशन, बताया था अभी। सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया हमारा सरफेस टेंशन होता था, तो सरफेस एनर्जी इक्वल टू सरफेस एरिया इंटू सरफेस टेंशन इंटू एरिया। ठीक है, तो इंक्रीज इन एरिया इंटू सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन एस है, अब इंक्रीज एरिया कितना हुआ? तो ये एरिया में से ये एरिया को माइनस करना है, तो ये एरिया कितना हो जाएगा? 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और दूसरा वाला जो एरिया है दिस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, ठीक है, एक एरिया कितना हो गया? 4 पाई, उसका जो रेडियस है बड़े वाले स्फीयर का, जैसे इसका, दिस इज आर, एंड इंक्रीज इन रेडियस इज डेल्टा आर। तो चेंज इन एरिया कितना हो गया? 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, अब 4 पाई यहाँ से हम लोग क्या किए? कॉमन ले लिए, ये बाहर आ जाएगा, आर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और माइनस दिस आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये हो गया। अब डेल्टा आर, इंक्रीज इन रेडियस जो है वो बहुत ही छोटा है, और कोई भी छोटी चीज का स्क्वायर करेंगे तो बहुत छोटा होता है। जैसे आप सपोज 0.01 है, इसका स्क्वायर कीजिए तो क्या हो जाएगा? 0.01 का स्क्वायर कितना होगा बताइए? 0.01 का स्क्वायर, गंगोत्री आप बताइए, गंगोत्री 0.01 का स्क्वायर कितना होता है? कहाँ है गंगोत्री? गंगोत्री आवाज नहीं आ रही आपको? देख रहे हो क्या हालत है? कुछ भी दो, चीटिंग करके लिख के भेज देते हैं। ठीक है, ये सब हालत है इनकी। साक्षी, साक्षी, सब ये सब जो है ना, इन लोगों को इस बार टीसी दिलवा ही देते हैं। दिमाग खराब करके रख दिया इन लोगों ने, पढ़ना लिखना है नहीं, फालतू का टेंशन देने के लिए हम इन लोग को बैठे हुए हैं। ये अटेंड करके और कुछ बोल नहीं रहे हैं। साक्षी, गंगोत्री, ठीक है, दोनों का आवाज नहीं आ रहा है ना इन लोगों को, आज बताते हैं। दिमाग खराब करके रखे हैं पागल लोग, पढ़ना लिखना है नहीं, फालतू का यहाँ मुंह उठा के आ जाते हैं कहाँ कहाँ से, जंगल झाड़ से, गधे सब। खुशी, आप बताइए। खुशी, यस सर। बताइए 0.01 का होल स्क्वायर क्या होता है? 0.01 का होल स्क्वायर कितना होता है?
देख रहे हैं आप लोग साइंस लेके क्या मजाक समझ रखे हैं पढ़ाई लिखाई को। ये अगर आपको फोर्थ फिफ्थ क्लास की चीजें नहीं आती है, आप लोग साइंस क्यों ले लिए हैं? फालतू का टीचर लोगों का दिमाग खराब करने के लिए, और ना ही मेहनत करते हैं। मैंने बोला था अगर आप वीक हैं तो मेहनत कीजिए। मजाक है क्या पढ़ाई लिखाई? एडमिशन लेके घर पे आराम से बैठ गए हैं आप लोग। क्या समझेंगे आप? क्या सीखेंगे साइंस में? क्या आता है आपको जब आपको फोर्थ फिफ्थ क्लास की चीज नहीं आती? तो क्या पढ़ाना है फालतू का? चलिए आप बताइए। 0.0001। हाँ सिंपल है, 2 डिजिट है यहाँ पर, तो ये 4 डिजिट हो जाएगा, 0.0001 बस। तो ये चीज क्या हो गया, और छोटी हो गई ना, तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो डेल्टा आर अगर स्मॉल है तो डेल्टा आर का होल स्क्वायर जो होगा वो नेग्लेक्ट करने के बराबर है, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है। ठीक है, अब ये सब चीजें मैं इसलिए पूछता हूँ कि अब जो जो बच्चा की ये सब चीज छोटी छोटी बात नहीं सीख पाएगा उसको फिजिक्स क्या समझ में आएगा? और ये मजाक बना के रखे हैं ये लोग जो है, कुछ भी मैं असाइनमेंट देता हूँ, कुछ भी टेस्ट लेता हूँ, चीटिंग करके चोरी करके। माँ बाप ने चोरी करना सिखाया इनको, संस्कार ही ऐसे हैं। कितनी बार मना करता हूँ, फट से ये गंगोत्रीपुर का कुछ भी पूछ लो, कुछ भी दो, उधर से चीटिंग करके भेज देती है, उधर से लिखा हुआ समझ में नहीं आता है क्या मुझे? कुछ पूछ रहा हूँ तो गायब है। इडियट गर्ल्स, दिमाग खराब करने के लिए हैं ये लोग। मेहनत करना नहीं है, चोरी करके जिंदगी बितानी है। तो इसलिए इस टर्म को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो 4 पाई इंटू 2r इंटू डेल्टा आर, तो 4 पाई इंटू 2 तो 8 पाई आर डेल्टा आर इंटू एस। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। और हम जानते हैं वर्कडन इज इक्विलिब्रियम कंडीशन में, क्योंकि ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब ये हो गया कि इसका शेप जो है और फर्दर इंक्रीज नहीं हो सकता है। तो इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जितना वर्कडन हुआ उतना ही अमाउंट ऑफ इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी इसके शेप्स को चेंज करने में। तो इस कंडीशन में वर्कडन जो होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में वर्कडन इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्कडन था हमारा दिस 1, कहाँ गया, 4 पी इंटू 4 पाई r² डेल्टा आर। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी अभी हमने ये निकाली, दोनों को इक्वेट करेंगे तो आप देखिए पाई पाई कैंसिल हो गया, आर से एक आर कैंसिल होगा, डेल्टा आर कैंसिल होगा। ठीक है, 4 से ये कटेगा 8 2 में, तो क्या बच गया 2 इंटू एस और डिवाइडेड बाई एक आर इधर है, नीचे आ जाएगा। तो दिस एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू 2s अपॉन आर। ठीक है, तो ये डेरिवेशन समझ आया सबको या नहीं आया? यस सर। ये रिपीट करूं एक बार? क्या रिपीट करिए? सर रिपीट। ठीक है, ठीक है, फिर से समझा रहा हूँ। देखिए, ठीक है, देखिए अब क्या होता है, एकदम ऐसे बच्चे जो बिल्कुल ना मेहनत करते हैं, खाली ऐसे चोरी बेईमानी करते हैं, ऐसे बच्चों से बहुत नफरत है मुझे। मेहनत करना चाहिए, वीक है कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो होमवर्क मिलता है, काम मिलता है, आप ईमानदारी से तो दिखाइए। गलत सही गलत करते हैं उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको कुछ नहीं आता है, जिस बच्चे से कुछ पूछो वो बता नहीं पाता है और वो असाइनमेंट सॉल्व करके रख देता है चोरी करके, तो गुस्सा तो आएगा ना। ऐसे मूड खराब है इन लोगों से। एडमिशन ले लेते हैं, सोचते हैं साइंस का ये टीचर का काम है पढ़ाना, बस पढ़ा दिए। भाई मेहनत नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, देखिए इसको रिपीट कर रहा हूं मैं पूरा कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो देखिए एक लिक्विड ड्रॉप है, ठीक है, उसको लिक्विड ड्रॉप क्या कर रहा है कि इसकी अपनी कुछ जो है ये फिक्स्ड शेप है, अभी ये शेप है। ठीक है, सरफेस टेंशन की वजह से इस शेप में ये आ गया है। अभी इसकी रेडियस कितनी है, आर है। ठीक, तो सरफेस टेंशन की वजह से जब ये शेप है, ऑब्वियस सी बात है ये कॉन्ट्रैक्ट होके आया होगा। तो अभी इसकी शेप अगर जिसका रेडियस आर है, अब इस समय में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर प्रेशर जो है अंदर में ज्यादा है, आउटसाइड में प्रेशर क्या है, कम है। ठीक है, आउटसाइड ये हो गया इसका, या ये हो गया, जो मानना है। ठीक,
अब क्या होगा कि इस इंक्रीज इन प्रेशर, है ना, मतलब आउटसाइड और इनसाइड का जो प्रेशर डिफरेंस है, ठीक है, ये दिस इज पीओ, दिस इज पीआई, इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये जो है ड्रॉप इसके ऊपर में, है ना, ये जो प्रेशर डिफरेंस है इसके ऊपर में नॉर्मल डायरेक्शन में, यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये इसका टेंजेंट, ठीक है, और टेंजेंट के ऊपर जो परपेंडिकुलर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल, ठीक है। तो यानी कि नॉर्मल डायरेक्शन में ये जो है एक फोर्स लगाएगा, ठीक है, और इस फोर्स की वजह से ये अपने शेप को चेंज करेगा, यानी इसकी रेडियस जो है डेल्टा आर से इंक्रीज हो जाएगी। तो जब फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो इसमें कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा, और यही वर्क डन जो होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन में, दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज देयर हैज बीन चेंज इन इट्स शेप, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग सरफेस एनर्जी को कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि कल हम लोग डेफिनेशन देखे थे, सरफेस एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड था, ठीक है, और वर्क डन हम लोग फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से निकालेंगे। तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होगा, दैट एक्सेस लगा रहा होगा इंटू एरिया, और इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इंक्रीज इन रेडियस। एक्सेस प्रेशर हमारा पी माना था, एरिया 4 पाई आर स्क्वायर स्फीयर की एरिया होती है, इंक्रीज इन रेडियस डेल्टा आर हो गया। तो दिस इज योर वर्क डन। अब हम लोग को क्या निकालना है, सरफेस एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए अभी हमको बताया था कि सरफेस एनर्जी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का मतलब यहाँ सरफेस पे जो एनर्जी होगी, तो सरफेस एनर्जी इक्वल्स टू सरफेस एरिया इंटू सरफेस टेंशन। आई स्टार्टेड दिस टूडेज क्लास विद दिस फॉर्मूला ओनली। surface tension into surface area. Sir, increase in surface area because we need to find the increase in potential energy. So potential energy निकालने के लिए हम लोग increase in surface area, तो increase 4 पाई बड़ा वाला रेडियस का स्क्वायर माइनस 4 पाई छोटा वाला रेडियस का स्क्वायर इंटू सरफेस टेंशन। तो 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ओके, इंटू एस। तो ये इसको जब a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ से आर स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा। ये जो डेल्टा आर है, इंक्रीज इन रेडियस छोटी सी चीज है, इसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटी सी चीज हो जाएगी, इसलिए उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, तो यानी ये टर्म आपका खत्म हो गया। अब सिर्फ क्या बचता है, 2r इंटू डेल्टा आर। तो 4 पाई इंटू 2r डेल्टा आर, तो हो जाएगा 8 पाई आर डेल्टा आर इंटू में एस, ओके। So potential energy is equals to 8 pi r delta r into s हो गया, ठीक है। एंड दिस इन इक्विलिब्रियम कंडीशन वर्क डन इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कर चुके हैं। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो ये कट पीट के हमारा प्रेशर जो होगा, एक्सेस प्रेशर, दैट इज इक्वल्स टू 2s अपॉन r। अब क्लियर है सबको या अभी और फिर से रिपीट करना है, बताइए। क्लियर है सर। क्लियर है, ठीक है, ओके। देख रहे हैं दोनों, अभी रिमूव किया हूँ, दोनों गायब हैं अभी तक। कहाँ से आ जाते हैं। नेक्स्ट, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ बबल, ठीक है। तो इसमें सब कुछ जो कैलकुलेशंस है उसी तरह से करना है, ठीक है। बबल में भी आप देखिए, जब ये बबल है तो इसमें क्या होगा, सिर्फ 2 लेयर होगा, तो इसका जो वर्कडन होगा, वर्कडन तो उतना ही होगा, है ना। इसको अपना इस शेप को, मतलब कि रेडियस को डेल्टा आर से बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो वर्कडन जो होगा वो दैट इज इक्वल टू पी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर, जो हमारा इक्वेशन 1 में आया था, ठीक है। कहाँ गया इक्वेशन 1, ये वाला, ठीक है। तो वर्कडन तो इतना ही हो जाएगा, लेकिन जो इसकी सरफेस एनर्जी हो जाएगी, ठीक है, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगी या सरफेस एनर्जी जो होगी वो डबल हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो है 2 लेयर्स हैं, ठीक है। बबल्स में आपको बताया था, एक अंदर का ये लेयर है, बीच में लिक्विड रहता है और बाहर से एक और लेयर रहता है, ठीक है। तो समझ गए ना, दिस इज द शेप, मतलब डायग्राम ऑफ बबल, ठीक है। तो इसमें ये जो है सारी चीजें वही रहेगी, लेकिन 2 टाइम्स हो जाएगा, है ना, इंक्रीज इन एरिया और इनटू सरफेस टेंशन, और ये 2 टाइम्स हो जाएगा। सो दिस कम्स आउट टू बी 16 पाई आर डेल्टा आर इंटू एस, और वर्कडन इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी जब करेंगे तो यही चीज कट पिट के 4s अपॉन r हो जाएगा, क्योंकि अब देखिए सब कुछ वही है, ये वाला इक्वेशन 1 सेम है,
लेकिन इक्वेशन 2 में यहाँ 8 की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से 2 से हमने मल्टीप्लाई कर रखा है। तो सब जगह पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 16। तो यहाँ जो 2s अपॉन आर था वो बन जाएगा 4s अपॉन आर। तो बबल के केस में एक्सेस प्रेशर जो है वो 4s अपॉन आर के बराबर हो जाएगा। क्लियर है सबको? कैलकुलेशंस एज इट इज है जो फर्स्ट वाले डेरिवेशन में थी, ड्रॉप वाले में जो थी उसी तरह से इसमें बस बबल में सिर्फ सरफेस एरिया या पोटेंशियल एनर्जी में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? क्योंकि दोनों साइड का सरफेस एरिया बढ़ेगा ना, इसलिए 2 से हमने मल्टीप्लाई किया। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, अब देखिए इसको, ये वाला जो है बबल्स का, हम लोग शॉर्टकट मेथड से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, इसको समझिए। ये बबल का शेप है, अंदर का प्रेशर को हमने मान लिया पीआई, ठीक है, और बीच का जो प्रेशर है ये वाला है ना, जो लिक्विड जहां पे रहेगा, ठीक, उसको हमने मान लिया उसका प्रेशर पी डैश, और ये जो है आउटसाइड प्रेशर है। हम लोग को निकालना क्या है, प्रेशर डिफरेंस, यानी एक्सेस प्रेशर इनसाइड और आउटसाइड का डिफरेंस निकालना है। एग्रीड? इनसाइड में है हमारा प्रेशर पीआई, आउटसाइड में है पीओ। तो अब देखिए ध्यान से, ये अभी सिंगल लेयर है, दिस इज सिंगल लेयर, तो ये ड्रॉप की तरह एक्ट करेगा, यस और नो? यस सर। यस अभी हम लोग सिर्फ इस लेयर की बात कर रहे हैं, तो ये ड्रॉप की तरह एक्ट करेगा। तो उस कंडीशन में आप देखिए पी मतलब इस दोनों का प्रेशर डिफरेंस 2s अपॉन आर के बराबर होगा, जैसा अभी हमने देखा था ड्रॉप के अंदर, नहीं? तो पी आई माइनस पी डैश इज इक्वल टू 2s अपॉन आर लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, Yes, पी आई माइनस पी डैश इक्वल टू 2s अपॉन आर। ठीक है, फिर अब हम लोग क्या करते हैं, इस लेयर की बात करते हैं, सेकेंड वाले लेयर की। ठीक है, तो सेकेंड लेयर जो होगा, इसमें भी फिर से ये सिंगल लेयर है, ये हो गया पी डैश हो गया अंदर का प्रेशर, और पी हो गया बाहर का प्रेशर। तो अंदर का प्रेशर ज्यादा, बाहर का कम, तो पी डैश माइनस पीओ इक्वल टू अगेन 2s अपॉन आर होगा, पी डैश माइनस पीओ इक्वल टू 2s अपॉन आर। यस और नो? Yes. एग्रीड और नॉट? तो इस दोनों को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो ये माइनस पी डैश और प्लस पी डैश कैंसल आउट हो जाएगा, फिर पी आई माइनस पी नॉट इक्वल टू 2s अपॉन आर प्लस 2s अपॉन आर, तो क्या बन जाएगा 4s अपॉन आर। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो ये शॉर्टकट मेथड भी है। ठीक है, ये भी जो है आप इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं। यहाँ तक में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। तो काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आज इसको आप लोग खुद से, ठीक है, ये पहले तो मैं नोट्स भेजूंगा तो आप लोग इसको लिखिएगा अपने नोटबुक में, उसके बाद अपने से 2 बार 3 बार जो भी होता है आप लोग खुद से ट्राई करके इसको याद कर लीजिएगा ये डेरिवेशन। ठीक है, ऑलमोस्ट इसका चांसेस है 95% चांस है कि ये जो भी टेस्ट होने वाला है PT2 उसमें ये डेरिवेशन रहेगा। ठीक है, समझ गए? बाकी आप लोग अब सोच लीजिए खुद से। ठीक, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को तो बोलिए। नो सर। ठीक है, सो अब हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, दैट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, सो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? ठीक है, तो कांटेक्ट का मतलब आपको समझ में तो इतना आ रहा होगा कि 2 बॉडीज की बात कर रहे होंगे कम से कम। हमेशा जब भी कांटेक्ट की बात होगी तो 2 सरफेसेस होंगे। ठीक है, तो 2 सरफेसेस के कांटेक्ट का एंगल हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड नहीं मतलब उसको समझना है कि क्या होता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए सपोज ये क्या है, एक वाटर ड्रॉपलेट है, ठीक है, या कोई भी लिक्विड ड्रॉप है, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या होगा, एक लिक्विड वाला ऑब्जेक्ट है ना, तो ये एक स्फेयर के शेप में, या जो भी शेप हो कोई दिक्कत नहीं, मेनली तो स्फेरिकल शेप होता है। ठीक है, सरफेस टेंशन की वजह से आपको बताया था मैंने, स्फेयर का सरफेस एरिया सबसे कम होता है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, जब ये देखिए ये हमारा एक लिक्विड है और ये सॉलिड है। ठीक है, ठीक, तो लिक्विड और सॉलिड आपस में कांटेक्ट में है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सो
एक जो है ये हमारा टेंजेंट है, दिस टेंजेंट, कौन सा? टेंजेंट एस लिक्विड एयर, ठीक है। ये जो टेंजेंट है लिक्विड, मतलब ये जो लिक्विड है और वो किसके साथ है? एयर में है, तो इसको हम लोग SLA बोलेंगे, ठीक है। टेंजेंट ऑन लिक्विड सरफेस, है ना, विच इज इन एयर। और ये जो है कोई भी एक सरफेस होगा, मान लीजिए इधर की तरफ, और उसके ऊपर में ये टेंजेंट हो गया, दिस इज SSA, मतलब टेंजेंट ऑन सॉलिड इन एयर, ठीक है। समझ गए बात? ठीक। अब इस दोनों, जब जो ये दोनों कांटेक्ट में आएंगे, ठीक है, तो ये हो गया हमारा SSL, मतलब SSL में का मतलब क्या हुआ? सॉलिड और लिक्विड के बीच का, मतलब ये जो टेंजेंट ड्रॉ किया हम लोग सॉलिड और लिक्विड सरफेस के बीच का टेंजेंट, ठीक है। समझ गया ना? देखिए ध्यान से, कहा गया, एक मिनट। तो ये जो टेंजेंट हो गया, दिस इज, यहाँ पर सॉलिड और लिक्विड दोनों ही कांटेक्ट में है और ये लिक्विड एयर है। तो ये जो एंगल है, दिस एंगल, दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल को हम लोग एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे, ठीक है। इसकी डेफिनेशन यहाँ पर आपको बुक में दे रखी है, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस, एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस, दिस, है ना, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट, ये नहीं कि कहीं भी ड्रॉ करना है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट होना चाहिए, एंड द सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड, ठीक है। ये सॉलिड सरफेस, ये क्या, इनसाइड द एयर है, और ये वाला क्या हो गया, इनसाइड द लिक्विड हो गया। तो सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड और लिक्विड सरफेस के बीच के, दोनों के टेंजेंट्स के बीच के एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे। क्लियर हुआ सबको? यस सर। देखिए जनरली बच्चे इसको क्या बोलते हैं? सॉलिड और लिक्विड के बीच का जो है टेंजेंट के बीच का एंगल को हम लोग एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे। वो भी सही है, लेकिन उसको थोड़ा सा इंटरप्रेट करके एनसीईआरटी क्या करता है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड लैंग्वेज लिख देता है, ठीक है। तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को। तो आपको पेपर में डेफिनेशन यही वाली लिखनी है, द एंगल बिटवीन टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड द सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड इज टर्म्ड एज एंगल ऑफ कांटेक्ट, और इसको हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। इट इज डिफरेंट एट इंटरफेसेस ऑफ डिफरेंट पेयर्स ऑफ लिक्विड्स एंड सॉलिड, ठीक है, अलग अलग। जैसे यहाँ पर देखिए, है ना, ये लिक्विड इस तरह से है, तो यहाँ देखिए ये वाला लिक्विड एयर के बीच, ये के ऊपर टेंजेंट हो गया, और ये जो हो गया, दिस इज टेंजेंट ऑन सॉलिड इन एयर, लेकिन ये इनसाइड द लिक्विड बोला था, तो ये वाला हम लोग को टेंजेंट देखना है। बात नहीं समझ में आ रही है? ये एंगल भी आप लोग बोल सकते थे, ये भी तो सॉलिड, ये सॉलिड और ये लिक्विड है, दोनों के बीच का एंगल ये वाला एंगल हो जाएगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो सही है या गलत है? क्या बोला है? जो हम लोग सॉलिड पे जो हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, दैट शुड बी इनसाइड द लिक्विड। तो ये जो सॉलिड पे, ये सॉलिड पे जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, दिस इज इनसाइड एयर, एंड दिस टेंजेंट, दिस साइड इज इनसाइड द लिक्विड, ठीक है, एंड दिस इज इन एयर, लिक्विड के ऊपर में तो एयर में ही होगा। तो ये जो एंगल है, दिस एंगल इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। नहीं समझ में आया सबको? आ गया सर। देखिए कुछ लोग क्या बोलते हैं कि सॉलिड और लिक्विड के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ठीक है, तो उस दोनों के टेंजेंट के बीच का एंगल को हम लोग एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। तो ये देखिए लिक्विड के ऊपर में टेंजेंट ये है, सॉलिड के ऊपर में टेंजेंट ये है, ठीक है, तो ये एंगल भी तो एंगल ऑफ कांटेक्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। टेंजेंट हमारा क्या होना चाहिए? दैट शुड बी इनसाइड द लिक्विड, ठीक है। तो ये पूरा टेंजेंट था, लेकिन इस पोर्शन को हमने अवॉइड किया, इस पोर्शन को लिया, दैट इज इनसाइड द लिक्विड एंड दिस इज टर्म्ड एज एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्लियर हुआ सबको डेफिनेशन? यस सर। यस Yes. ठीक है। तो 3 इंटरफेसेस हैं। SLA का मतलब हो गया लिक्विड एयर, है ना, SA का मतलब हो गया सॉलिड एयर, एंड SL का मतलब हो गया सॉलिड लिक्विड, ठीक है। तो ये सब बातें थी, ठीक। एंगल ऑफ कांटेक्ट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद
कैपिलरी राइज से पहले थोड़ा सा और इसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में पढ़ना है। एनसीईआरटी में बस उतना ही दिया हुआ है। ठीक है। ये डेफिनेशन अभी एनसीईआरटी से सीधा कॉपी पेस्ट किए हैं। ठीक है, ये समझ में आ ही गया होगा आपको। एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द लिक्विड विद द सॉलिड एंड द सॉलिड इन सरफेस इनसाइड द लिक्विड इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड इन कांटेक्ट। ठीक है, कि अलग अलग सॉलिड अलग अलग लिक्विड का जो मतलब डिफरेंट लिक्विड्स और सॉलिड्स के बीच का एंगल ऑफ कांटेक्ट डिफरेंट होगा। ठीक है, समझ गए कि ऐसा नहीं है कि सारे ही सॉलिड, कोई भी सॉलिड है कोई भी लिक्विड ले लिया, एंगल ऑफ कांटेक्ट दोनों का सेम होगा। नहीं, डिफरेंट सॉलिड डिफरेंट लिक्विड के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट डिफरेंट होगा। और ये जो है वाटर और ग्लास के लिए, ठीक है, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट 8 डिग्री से लेके 18 डिग्री के बीच में होता है। ठीक है, समझ गए। वाटर और ग्लास के बीच के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट, जैसे वाटर है ये ग्लास है, दोनों के बीच में भी तो होगा। सॉलिड ग्लास के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इनसाइड द वाटर, और वाटर पे ड्रॉ करेंगे, तो ये जो है 8 से 18 डिग्री के बीच में लाई करता है। ठीक है, और प्योर वाटर और क्लीन ग्लास होगा, इट इज वेरी स्मॉल एंड हेंस इट इज टेकन एज 0। तो ध्यान रखना है, वाटर और ग्लास के बीच में 8 से लेके 18 तक, लेकिन प्योर वाटर और क्लीन ग्लास एकदम रहेगा, तो उस समय में एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑलमोस्ट 0 लेते हैं। ठीक है, और मरकरी और ग्लास, मरकरी क्या होता है, एक लिक्विड है जो डेंस होता है काफी, और ग्लास, इस दोनों के बीच का एंगल ऑफ कांटेक्ट 130 ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, 138 डिग्री बनेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं फिगर में यहाँ पर ये वाटर है और ग्लास के अंदर में जब रखा हुआ है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट देखिए बिल्कुल एक्यूट एंगल बन रहा है 8 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में। ठीक है, अगर ये प्योर वाटर और प्योर ग्लास रहता तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, मरकरी के केस में देखिए इस तरह से है ना, ये मेनिस्कस, इसका अभी बताएंगे कॉनकेव मेनिस्कस और कॉन्वेक्स मेनिस्कस क्या होता है। यहाँ पर ये ऑब्ट्यूज एंगल बन जाता है मरकरी के केस में, ये ऊपर ऐसे उठा हुआ रहता है, तो इस कंडीशन में दिस एंगल इज 138 डिग्री। ठीक है, ठीक है, इसमें देखिए इसको समझिए। प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस अ लिक्विड सरफेस इफ द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज प्लेन। ठीक है, देखिए 3 तरह के सरफेस आपको दिखाई दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक है, ये सब जनरली जो है पढ़ाना नहीं चाहिए, बट आप लोग को पढ़ा देता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बना हुआ रहे। ठीक है, 3 तरह के सरफेस हैं, एक ऐसा सरफेस है ना, एक ऐसा सरफेस और एक प्लेन सरफेस। ठीक है, तो अगर फ्री लिक्विड का फ्री सरफेस प्लेन है तो सरफेस टेंशन जो होगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेगा ऐसे। ठीक है, एंड इसके ऊपर में कोई भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं होता है। ठीक है, और इस वजह से देयर इज नो प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द लिक्विड साइड एंड द वेपर साइड। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा। ठीक, इफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड इज कॉनकेव, ये शेप आप देख रहे हैं, दिस शेप इज कॉल्ड कॉनकेव। होता है ना, जैसे अभी देखा था आपने कॉनकेव, वो मरकरी के केस में इस तरह से ऐसे ऊपर उठा हुआ होता है, दैट इज कॉन्वेक्स। ठीक है, और वाटर के केस में ऐसा रहता है। तो अगर लिक्विड का सरफेस अगर कॉनकेव है, देन द रिजल्टेंट फोर्स आप देख सकते हैं, ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑन मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस एक्ट वर्टिकली अपवर्ड। ठीक, सरफेस टेंशन जो है इसमें कैसे लगेगा, इस तरह से है ना, ऐसे। ठीक है, तो एक ऐसे एक ऐसे, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स कैसे लगेगा, इस डायरेक्शन में। तो अगर कॉनकेव होता है तो उस समय में सरफेस टेंशन क्या होगा, वर्टिकली अपवर्ड लगेगा, एंड टू बैलेंस दिस एन एक्सेस प्रेशर एक्टिंग डाउनवर्ड ऑन द कॉनकेव साइड इज नेसेसरी। और इसी को बैलेंस करने के लिए क्या होगा, एक एक्सेस प्रेशर जो है डाउनवर्ड की तरफ एक फोर्स लगाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से कॉनकेव जो है रहता है। अगर सरफेस कॉन्वेक्स होगा इस तरह से, तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर में टेंजेंट जो ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से होगा, है ना, ऐसे, समझ रहे हैं।
तो इस तरह के वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। तो अगर कॉन्वेक्स सरफेस है तो रिजल्टेंट एक्ट्स डाउनवर्ड एंड देयर मस्ट बी एक्सेस प्रेशर ऑन दी कॉनकेव साइड, है ना। एक्सेस प्रेशर जो ऐसे लगेगा कॉनकेव साइड इधर की तरफ, ठीक है, एंड एक्टिंग इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। thus there is always an excess of pressure on the concave side of a curved liquid surface over the pressure on its convex side due to the surface tension। ठीक है, आप फिर दोनों कंडीशन में आप देखिए क्या हुआ, एक्सेस प्रेशर लग रहा है, ठीक है, तो किस साइड लग रहा है यहाँ पर कॉनकेव साइड में ही लग रहा है, और यहाँ पर भी देखिए किधर लग रहा है, कॉनकेव साइड में लग रहा है, क्योंकि है ये कॉन्वेक्स की तरफ, लेकिन ये वाला जो पोर्शन ये कॉन्वेक्स है, ये पोर्शन कैसा दिख रहा है आपको, कॉनकेव। तो एक्सेस प्रेशर जो जस्ट उसके अपोजिट में, तो एक्सेस प्रेशर हमेशा किधर की तरफ रखता है, कॉनकेव साइड, ठीक है, समझ गए, किसकी वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से, ठीक है। ये मैंने आपको करा ही दिया, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप, बबल वाला भी हो गया है। अब नेक्स्ट आ जाता है कैपिलैरिटी। हाँ, ये सब आपको पढ़ा दिया, कोहेसिव, एडेसिव, ठीक है, ओके। तो उसके बाद फिर हाँ, यही लास्ट टॉपिक आपका एक रह जाता है, कैपिलैरिटी, ठीक है। तो आई थिंक इसको स्टार्ट करेंगे तो आज ये खत्म नहीं हो पाएगा, ठीक। तो इसको हम लोग कल कंप्लीट कर लेते हैं, ये लास्ट टॉपिक, चैप्टर कल खत्म हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। टाइम भी ऑलमोस्ट हो ही गया है, तो इसको हम लोग कल पढ़ लेंगे, ठीक है।